नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 2। पहला प्रश्न है कि दो त्रिभुजों के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, डबल एस 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 ए और ट्रिपल एस। यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रिपल एस नियम सर्वांग समता के लिए प्रतिबंधता है, ए है, एस है और एक ट्रिपल ए नियम भी होता है और एक डबल ए भी होता है। लेकिन ये जो एस ए नियम है ये इसके लिए प्रतिबंधता पर्याप्त तो नहीं है। इसके बाद प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो और उसका सार्वंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए आपके पास। तो पहली समांतर श्रेणी देखिए, ये 2, 5, 8, 11 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है इन सब में। यहाँ पे देखिए 2, 6, 18, 54, 2 उसका 3 गुना हो रहा है 6, 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे ये श्रेणी ही नहीं है समांतर श्रेणी, क्योंकि 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर प्लस का 3 आ रहा है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। ये कोई रैखिक समीकरण युग्म है, x + y = 4 और x - y = 2। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने का विलोपन विधि से मेथड ये होता है कि मान निकालने हैं तो उनके कोएफिशिएंट गुणांक समान होने चाहिए। यहाँ दोनों समीकरणों में x के गुणांक भी समान है और y के गुणांक भी समान है। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पे y प्लस है, y माइनस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। 2x बराबर आएगा 4 और 2 6, अर्थात x का मान आएगा 6/2 यानी 3। अब x का मान सिर्फ एक ऑप्शन में है 3, पहले ही ऑप्शन में x बराबर 3 है, बाकी और किसी भी ऑप्शन में x का मान 3 नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो x का मान इसमें रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। चार ऑप्शन है, 6, 4, 5, 8। तो देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 ही होगा। इसका तरीका ये है कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य जितनी संख्याएं हैं उतना ही मान होता है। जैसे यहाँ पे 5 पूछा है, मान लीजिए वो सवाल पूछ लेता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो उसका आंसर आता है 10। प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो उसका आंसर आता सीधा 50। लेकिन यदि इसकी जगह पर प्रथम 5 विषम की जगह पर अगर सम संख्या पूछ ली जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो सम का ध्यान रखना, जितनी संख्याएं हैं उससे एक अधिक आएगा, लेकिन स्टार्ट प्रथम से होनी चाहिए। जैसे प्रथम 50 सम संख्याओं का माध्य होगा तो उसका आएगा 51। प्रथम 100 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 100 से एक अधिक यानी 101 आएगा। अर्थात विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है और प्रथम n सम संख्याओं का माध्य उससे एक अधिक आता है। इसको आप चाहो तो आप प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद यदि द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य p और q हो तो p + q का मान, क्योंकि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य p और q है तो दोनों का योगफल p + q ये होता है -b/a और माइनस एज इट इज b होता है x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक है -2, तो -2 बटे a होता है x² का गुणांक, इसमें x² का गुणांक 1 है, तो -2 और बाहर माइनस है तो ये +2/1 यानी इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 144 और 198 का में से पे क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 6, 12, 9, 18। 144 और 198 का में से अपन डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 144 और 198 इन दोनों के एक साथ गुणनखंड कर लेंगे अपन। लेकिन में से निकालना है HCF निकालना है तो सिर्फ आपको वो संख्या देखनी है जिसका दोनों में एक साथ भाग जाता हो। तो देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 2 × 7 = 14, 2 × 4 और 2 नाम 18, 2 नाम 18।
इसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में एक साथ भाग जाता हो? तो यहाँ पे देखिए 9 का भाग जा रहा है, 9 8 का 72 और 11 9 99। अब नीचे 8 और 11 आ गए, ये सह अभाज्य संख्या है। इनमें दोनों में एक साथ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे जो दोनों संख्याएं आई है 2 और 9, यानी 9 दूनी 18, ये 18 ही इसका HCF हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। में से इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं दोनों का एक साथ गुणनखंड करके, लेकिन ध्यान रखना में से निकालना, इसलिए आपको ऐसी ही संख्या का भाग देना है जिसका दोनों में एक साथ भाग जाता हो। वर्ग अंतराल 24 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह का मतलब है यहाँ पे मध्यमान। तो चूंकि 24 और 30 का मध्यमान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 24 और 30 ये हो जाएगा 54, और 54 का आधा करेंगे तो 27, अर्थात इसका मध्यमान या वर्ग चिन्ह आएगा 27। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। ध्यान रखना, ये एक प्रमेय है कि जैसे ये कोई वृत्त है, इसके केंद्र से जैसे मान लीजिए यहां तक ये जितनी दूरी है, इस पर जो जीवाएं होगी वो आपस में समान होगी। अर्थात वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है या फिर बराबर होती है। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो? यहाँ पे बटे में r है। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त जैसे मान लीजिए ये वृत्त है इस तरीके से, तो इसके चतुर्थांश का परिमाप अर्थात इसके एक भाग का परिमाप, तो इसका एक भाग का परिमाप इस तरीके से शेप बनेगी, ये वाला पार्ट। अब देखिए चूंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, इसका चौथा भाग है यानी इसमें 4 का भाग आएंगे, तो ये आएगा पाई r बटे 2। ये वाला पार्ट तो आएगा ये वाला। अब ये त्रिज्या है r और ये भी त्रिज्या है r, तो r प्लस r 2r और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2r। तो पाई r बटे 2 प्लस 2r। अब इसको यदि आप लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा पाई r प्लस 4r बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पासे पर कुल 6 अंक होते हैं, 6 जो होते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। यहां अब देखिए सम अंक है इसमें 2 4 और 6, अर्थात 3 है। कौन कौन से? 2 4 6। विषम अंक है, विषम अंक 1 3 और 5, अर्थात ये भी 3 है, 1 3 और 5। अभाज्य अंक है, अभाज्य अंक ये भी 3 है। कौन कौन से? 2 3 और 5, 2 3 और 5। लेकिन यदि बात करें सिर्फ भाज्य अंक वाले की, तो भाज्य अंक यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएंगे, 4 और 6, 4 और 6, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। अब इस प्रश्न में पूछा है कि अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चूंकि अभाज्य अंक होते हैं टोटल 3, तो अनुकूल परिणाम 3 बटे पासे पे कुल परिणाम 6, अर्थात 3 बटे 6 का मतलब 1 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से सम पूछेगा तब भी 1 बटे 2 आएगा, विषम पूछेगा तब भी 1 बटे 2 आंसर आएगा, अभाज्य पूछेगा तब भी 1 बटे 2 ही आंसर आएगा। सिर्फ और सिर्फ भाज्य अंक पूछे तो यहाँ आएगा 2 बटे 6 यानी 1 बटे 3 इसकी प्रायिकता आएगी। तो ध्यान रखना पासे वाले प्रश्न में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा पदों का योगफल 400 हो तो उस श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी? ध्यान रखना इसमें सूत्र लगेगा कि चूंकि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाए तब। यहाँ पे योगफल का मान दे रखा है 400, तो Sn का मान 400, n/2 n का मान अपन से पूछा जा रहा है तो n/2 a प्रथम पद है 5 प्लस अंतिम पद l का मान 45
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n/2, 45 से 5 ये हो जाएगा 50, 50 से 2 से कट जाएगा 25 बार, अर्थात ये हो गया 25 गुना n बराबर 400। इसलिए n बराबर आ जाएगा 400 में भाग लग जाएगा 25 का, 25 से कम 25, 15 बचेगा, शेष पर 0 बढ़ाएंगे 150 हो जाएगा, 25 है कि 150, अर्थात पदों की संख्या उस श्रेणी में 16 पद होंगे। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया इतनी है 2√3 मीटर, तो सूर्य का उल्टांश कोण क्या होगा? ये कोई खंबा है जिसकी लंबाई ऊंचाई है 6 मीटर, इसकी परछाई दे रखी है 2√3 मीटर, ये परछाई हो गई। ये समकोण शेप वाले प्रश्न हैं, तो ध्यान रखना इसमें ये समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। इन दोनों में से कोई सा भी मान लीजिए अपन ABC नाम दे सकते हैं, जैसे इसका। तो ये लंब इस कोण के लिए सूर्य का उल्टांश कोण पूछ रहा है, तो ये थीटा मान लीजिए, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा 6 मीटर और इसकी परछाई 2√3। तो चूंकि लंब बटे आधार ये होता है tan थीटा, तो लंब है 6 और आधार है 2√3, 2 से 6 कटेगा 3 बार और ऊपर 3 है नीचे √3 है, 3 को अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और नीचे √3 √3 से √3 कटेगा, अर्थात ये आएगा tan थीटा बराबर √3 और √3 tan में मान होता है tan 60 का, इसलिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आएगा 60 डिग्री। यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान क्या होगा? देखिए ये भी समकोण त्रिभुज बेस्ड सवाल ही है। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC कर्ण हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 8 tan x बराबर 15, यहां से tan x का मान निकालेंगे, tan x का मान आएगा 15/8 और tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो जैसे मान लीजिए x थीटा का मान, तो इसके लिए लंब का मान ये भुजा 15 हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार 8। जब लंब 15 है आधार 8 है तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण हो जाएगा 17। इसलिए यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि sin x माइनस cos x का मान, तो एक तो sin का मान निकालना है, तो sin x बराबर होता है लंब बटे कर्ण और लंब है 15 बटे कर्ण का मान 17। दूसरा है cos का पूछा जा रहा है मान, cos x बराबर cos x होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आएगा 8/17। अब मान पूछा जा रहा है sin x माइनस cos x का, sin x माइनस cos x, sin x का मान आया है 15/17 माइनस cos x का मान आया है 8/17। अब क्योंकि दोनों में हर समान है तो सीधा अंश घटा दो, 15 - 8 7 और बटे 17 एच, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके पास। तो चूंकि दूरी सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या x1 - x2, तो पहला मान x1 y1 हो जाएगा और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 हो जाएंगे। तो 0 - -2, तो 0 - -2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 का मान 0, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 यानी सीधा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 यानी 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, √9 और 4 13, अर्थात
ऑप्शन नंबर वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु ए जिसके निर्देशांक 4,0 तथा बी बिंदु जिसके निर्देशांक 0,4, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर x1 y1 के मान 4,0 और x2 y2 के मान 0,4, अर्थात 4 बटे 2 और 0 प्लस 4 बटे 2, तो 4 प्लस 0 4 बटे 2, इधर भी 4 बटे 2, अर्थात इसके निर्देशांक आएंगे 2,2, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। इस वाले एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता, क्योंकि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है सदैव 1 और इम्पॉसिबल घटनाएं असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अगला प्रश्न, एक घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना बनेगा? क्योंकि घंटे की सुई जैसे इस तरीके से ये घड़ी है, तो घंटे की सुई पूरा 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री का, इसलिए एक घंटे में कोण बनाएगी 360 बटे 12 यानी 12×3 = 30 डिग्री का कोण। अब ध्यान रखना ये प्रश्न घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में पूछ रहा कोण, यही 1 मिनट में पूछ लेता तो कैसे आता? क्योंकि यहाँ एक घंटे में 30 डिग्री कोण है और एक घंटे का मतलब है 60 मिनट में, 60 मिनट में बना रही 30 डिग्री कोण, इसलिए 1 मिनट में हो जाता 30/60 यानी 1/2 डिग्री का कोण। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है, ध्यान रखिए आंकड़े है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, तो यहाँ पर 2 एक संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार यानी 3 बार आई हुई है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। इसके बाद है शंकु का आयतन, तो चूंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू बेलन का आयतन, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 और बेलन का आयतन होता है πr²h, तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन यानी बेलन के आयतन का 1/3। साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा का मान होगा, ये सर्वसमीका है वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर थीटा का मान समान है दोनों में और साइन और कॉस है दोनों पे स्क्वायर है, तो 1 आ जाएगा इसका मान। समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 का सार अंतर, क्योंकि सार अंतर पूछ रहा है, सार अंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के, अर्थात 5 - 7 बराबर -2, यानी इस श्रेणी का सार अंतर हो जाएगा -2। 14 सेमी भुजा वाले एक घन से बड़े शंकु काटा जाता है, उस शंकु का आयतन क्या होगा? ध्यान रखना चूंकि भुजा है घन की 14 सेमी, अर्थात इस तरीके से कोई घन है जिसकी भुजा है 14 सेमी। अब ये कह रहा है कि इससे बड़ा शंकु काटा जा रहा है, उसका आयतन। अब चूंकि शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 πr²h। अब ध्यान रखना ये 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 r त्रिज्या, तो त्रिज्या शंकु की उतनी होगी क्योंकि ये अधिकतम, ये इसका व्यास होगा और ये जितनी इसकी भुजा है 14 सेमी, तो इसका अधिकतम व्यास होगा 14 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, तो r² यानी 7 × 7 गुणा ऊंचाई होगी शंकु की जितनी इस पूरे घन की भुजा है। अब भुजा इसकी 14 सेमी है तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी 14 सेमी, तो इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14, ये 7 सूत्र 49, 49 दूनी 98 गुणा 22 और बटे 3 गुणा कर, इसमें भाग देना 3 का, 2156/3 यानी 3 7 21। अगला हम उतारेंगे 5, 3 एकम 3, 2 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 6 26, 3 8 24, 2 बचेगा शेष पर। अगला अंक है नहीं उतारने के लिए, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, अर्थात 718.66। अब ये सेमी में है इसलिए घन सेमी,
तो 718.66 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें क्या करना है कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या, जो मैक्सिमम व्यास बनेगा वो इसका 14 सेमी बनेगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। त्रिज्या तो 7 हो जाएगी, लेकिन जिसकी ऊंचाई है शंकु की वो इसकी पूरी घन की भुजा के बराबर होगी, यानी भुजा है 14 सेमी। तो सीधा मान रखना है, त्रिज्या का मान 7 और भुजा का मान 14। बाकी शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है। एक प्रश्न ये है कि यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, fi इनकी संगत बारंबारताएं हैं तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा fi xi माइनस x बार का मान क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आएगा सीधा 0, क्योंकि x बार भी सिग्मा fi xi बटे n होता है। तो इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।